नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगर थाना क्षेत्र के गरेरी की एक घटना बताई जा रही है, जहां अमर कुमार को अपराधियों ने गोली मारी। बताया जा रहा है कि अमर कुमार भोज खाकर घर वापस लौट रहा था और तभी वहां पर गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है डेहरिया गाछी टोला के रहने वाले अमर कुमार भोज खाकर घर लौट रहे थे और तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उनके सिर में मारी गई थी। हत्या के पीछे की वजह है, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों के लिए जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हम लोग तो भोज खाने के लिए गए हुए थे। भोज खा के हम घर आए, ये भी भोज खाने गया था। ये आया गई टोला गोलंबर से थोड़ा आगे जो है सो ये घटना घटा है। वहाँ से हमको खबर मिला फ़ोन के द्वारा किसी और के पास। वो आके मेरे पास बोला कि आपका लड़का को कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग दौड़ते हुए पूरा फैमिली चले आए, देखे बात सही है। तो मुझे पता चला कि अमर चौधरी किसी ने इसको बुला करके अपने घर पर ही गोली लगा है। घटना जैसे प्राप्त हुआ, लोगों ने उसको हॉस्पिटल भेजा। वहाँ से फिर कटिहार मेडिकल कॉलेज जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसी बीच अरवल से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। दूसरे राज्यों की ओर पुलिस रवाना हो चुकी है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लिए रवाना हुई है। 6 सदस्यीय टीम यहां से रवाना हुई है। कई महीनों से यहां पर तस्करी कर रहे थे और बिहार में के कई जिलों में तस्करी की जा रही थी, जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 सदस्यीय टीम अब राज्य से बाहर गई है, जहां शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि कई महीनों से ऐसी सूचना पुलिस को मिल रही थी, जो बड़े शराब तस्कर हैं, माफिया हैं, वो बिहार की तरफ शराब को भेज रहे थे। वो खेप बिहार में खपाई जा रही थी, जिसको लेकर अब बड़े शराब तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अनिरुद्ध हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है अब तक? जी देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद खासकर अरवल में जो झारखंड का सीमांकन जो जिला है, उनसे लगातार जो है शराब की तस्करी की जाती थी। विदेशी शराब का लगातार तस्करी होने के बाद अरवल जिले का कलेर एक ऐसा थाना है जो सर्वाधिक बिहार में सबसे अधिक शराब पकड़ने का यहाँ पर रिकॉर्ड कायम है। ऐसे में जो है पुलिस कई कांडों का जो है यहाँ लंबित मामला है। जो बड़े शराब तस्कर होते हैं अब तक गिरफ्त से बाहर थे। ऐसे में एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें 23 राज्य अफसरों को लगाया है। ये जो अफसर है उत्पाद विभाग के पुलिस से दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए वहां छापेमारी करेंगे, जिनमें वारंट निर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा कर दी गई है। ऐसे 10 से अधिक शराब तस्कर हैं जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों पर बड़े शराब का तस्कर जो है बिहार के अन्य जिलों में ये शराब भेजने का काम कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर पुलिस यहाँ से उत्पाद विभाग के मिली भगत से वहां जा रही है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम एसपी ने दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। बढ़ते आगे, भागलपुर से अगली खबर है। भागलपुर के पिरपैंती में नीलम देवी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन दिलगोरी गांव पहुंचे और नीलम देवी के परिजनों से मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। पूर्व मंत्री ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि नीलम देवी की हत्या का आरोप शकील मियां नाम के शख्स पर है। भागलपुर जिले में कि इस तरह एक महिला को घात लगाकर ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाए, तो जो इसमें शख्स शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है और स्पीडी ट्रायल के साथ उसको सज़ा कराएंगे। और इनके परिवार ये बहुत देख रहे हैं, बहुत गरीब परिवार है और सरकार से भी मांग करेंगे कि इनके परिवार की पूरी मदद की जाए। भागलपुर के पिरपैंती में 3 दिसंबर को नीलम देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पैसे के लेन देन की बात को नीलम का परिवार मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं था। नीलम के पति और बेटी का कहना है कि शकील मियां को घर और दुकान पर आने से रोका गया तो शकील ने नीलम की हत्या कर दी। नीलम के घर वाले पुलिस की थ्योरी को सिरे से नकार रहे हैं, जबकि पुलिस अपनी बात पर कायम है। तक छोटे बड़े हैं, उसमें सरकार से यही मदद मांगेंगे।
पुलिस कह रही है कि पैसे के लेन देन में हत्या की जी नहीं, ये सब बात नहीं है। उनसे घनिष्ठ संबंध भी था? जी नहीं, जी नहीं, कोई संबंध हमसे नहीं। क्यों हुई हत्या? हत्या वही है कि उसको जो बाधा दिए थे आने जाने में, इसी लेकर के उसने ये किया। पैसे की बात जो पुलिस कह रही है? जी नहीं, ये गलत बात है। सर ये बिल्कुल गलत है। पैसे के लेन देन के लिए ये सब नहीं हुआ है। हुआ था बहुत पहले ही, 1 साल पहले ही। मेरी एक छोटी सी किराना की दुकान थी जहाँ पे वो आया जाया करता था। घर में मेरे पापा को यह मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पापा उसको डांटे और बोले कि और भी दुकान है, आप जाया कीजिए उधर, यहाँ मत आया कीजिए। इससे मम्मी भी बोली थी, मम्मी से भी थोड़ा बहुत हुआ था। लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए, और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मोतिहारी स्थित सदर अस्पताल का परिसर देखते ही देखते रणक्षेत्र में बदल गया, जहां मरीज और उसके विरोधियों के बीच जमकर मारपीट हुई। खबर के मुताबिक छौड़ा दानो थाना क्षेत्र सिमहरिया गांव निवासी महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, और इसी बीच उसके विरोधी अस्पताल में आकर इलाज के संबंध में जानकारी जुटाने लगे। जैसे इसकी जानकारी महिला और उसके बेटे को हुई, उन्होंने विरोधी पक्ष के लोगों की अस्पताल में ही पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों ने मामले को शांत कराया। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मेरे साथ रेप किया है, मेरे साथ कपड़ा फटा है, फाड़ दिया है। मेरा बेटा का भी अपहरण कर लगा के मेरा बेटा के लूटने की कोशिश कर रहा है, उधर जेल में भेजने के लिए, अपहरण करने के लिए। हमारा बाबू नीट का तैयारी करता है केरला में। हमारा बाबू का पूरा प्लानिंग था, उसके बाद पता चलेगा। पूरा प्लानिंग था सर। प्लीज सर हमारा बाबू को बचा लेना। हस्बैंड का 2010 में मर्डर हुआ था। केस हुआ हो गया, समझ गए। हम आए हैं घूमने इधर, ठीक है, तो घूमने आए हैं, तो अब देखे हैं उधर बांधा में कोई नहीं है, तो हमको देख लिया है, फिर आके मारने लगे हमको। आप पहले जानते हैं इनको? हाँ, झगड़ा हुआ है, उसी झगड़ा में वो भर्ती है। कौन है वो, कहाँ वो लोग, कौन है, कहाँ किए वो लोग? समस्तीपुर में इंडियन बैंक में लूट की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने शहर के बीचों बीच राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक के शाखा को अपना निशाना बनाया। 5 की संख्या में बैंक के अंदर अपराधी दाखिल हुए और लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन बैंक कर्मियों की सजगता और मार्केट कॉम्प्लेक्स के लोगों की सक्रियता की वजह से लूट की वारदात को अंजाम देने में अपराधी सफल नहीं हो सके। 5 में से 4 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे, वहीं एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया है। अपराधी की जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपराधी के पास से पिस्टल, चाकू भी बरामद किया गया है। और बेगूसराय में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल शादी समारोह में डांस के दौरान बच्चों के विवाद में परिजन इतने बेरहम हो सकते हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल एक बच्चे का डांस के दौरान हाथ टूट गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने 4 साल के मासूम पर इसका इल्जाम लगाकर उसका भी हाथ तोड़ दिया। बच्चे का हाथ तोड़ने के लिए परिजन उसकी छाती पर पैर रखकर जबरन हाथ उखाड़ दिए। पीड़ित परिवार ने पड़ोस के रहने वाले 3 लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। दर्द से करा रहा बच्चा सदर अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ इसलिए है कि वे लालू प्रसाद के बेटे हैं। पीके ने यह भी कह दिया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो महागठबंधन नहीं जीत सकता था। चाचा भतीजा की सरकार क्या हो, इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, 1 जगह जीते, वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग। 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता।
ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। कितना इनको ज्ञान है भाई। 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है भाई? लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के लीडर हैं। आप भी किसी बड़े बाप के लड़के रहिएगा तो उस दल के नेता हो जाइएगा। बिहार के नेता थोड़ी ना है, बिहार की जनता ने उनको चुना है। हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? मतलब कौन सा पराक्रम कर दिया उन्होंने? क्या पढ़ाई में पराक्रम कर दिया? बिहार का खेलकूद में नाम कर दिया? बिहार में सामाजिक स्तर पर कुछ काम किया? कोई जानता है बाहर? प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने पलटवार किया है। आरजेडी और जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि प्रशांत किशोर की अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। इवेंट मैनेजर और पीआर एजेंसी चलाने वाले अपने आप को अगर चुनावी रणनीतिकार समझ रहे हैं, अपने आप को अगर 2015 के चुनाव के जीत की भूमिका तलाश रहे हैं तो शायद वो मुकालते में हैं। उनको ना तो बिहार की राजनीतिक समझ थी और ना ही वो बिहार के मिट्टी और गिट्टी से वाकिफ थे। वो तो सिर्फ अपने पीआर एजेंसी के माध्यम से स्लोगन बनाने का काम करते रहे हैं और स्लोगन के माध्यम से वो भी किसी के द्वारा दिए गए स्लोगन को अपना स्लोगन बना करके कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ लेने का काम किए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई राजनीतिक समझ नहीं है और न कोई राजनीतिक सोच है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल के रूप में रही है जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए काम किया है, घाट घाट का पानी पिया है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया उसके लिए प्रचार प्रसार किया है। वो कोई नेता नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। 2015 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुई थी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के मजबूत गठबंधन की वजह से हुई थी, ना कि किसी मैनेजमेंट वाले की वजह से। आजकल ऐसी भाषा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार का अब साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। पहले जगदानंद सिंह ने महागठबंधन में तालमेल की कमी की बात कही थी, अब तो जेडीयू की सहयोगी पार्टियों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की जाने लगी है, तो वहीं दावा नेताओं के पाला बदलने तक का किया जा रहा है। महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी कमी है। ये हार समीक्षा करने की ज़रूरत है इसमें हार की। और हम लोग हारे हैं तो 2-3 रिपोर्ट सब जगह से ले रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की हार हुई। जेडीयू कैंडिडेट को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद अब सियासत का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। सवाल पूर्व आरजेडी के विधायक अनिल सहनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने खड़े किए तो मौका विरोधी बीजेपी को भी बोलने का मिल गया। तारिक अनवर जी का बयान, जगता बाबू का बयान, अजीत शर्मा जी का बयान, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, ये सारे लोगों का बयान बता रहा है कि आपस में ही ये लोग कट मरेंगे और सरकार बीच में ही नदी में जाकर डूब जाएगी। सहयोगी दल ही महागठबंधन में तालमेल की समस्या बता रहे हैं, तो कुर्नी में हार के बाद बैकफुट पर आए महागठबंधन के नेता संभलकर बयान देने पर मजबूर दिख रहे हैं। जो भी हमको कहना है वो अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी तो फिलहाल जो जनता फैसला सुनाया है उसका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट तो अच्छी काम कर रही है, गुड गोइंग गवर्नमेंट कर जा रही है, इसमें कहाँ कोई सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो सवाल आपने कहा है सामने, हार के वजहों को आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियां जानती है कि किस कारण से भाजपा जीत गई। ये भाजपा की जीत नहीं है। जो हमारी चुकी इन चीजों पर अमल भी कर रहे हैं, आने वाले कल में काम भी करेंगे। कुर्नी के नतीजे आने के बाद गुरुवार को सबसे पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ही महागठबंधन के आपसी तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब घटक दल के दूसरे नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे गठबंधन की दरारें दिखनी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि कुर्नी की हार के बाद उपजे सियासी हालात से महागठबंधन कैसे निपट पाता है। पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार के साथ रवेश नारायण की रिपोर्ट।
और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी कलेक्टर का प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया है। विपाड के डीजी के पाठक ने इससे जुड़ा आदेश देते हुए हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि बीएएसए की ओर से प्रशिक्षण के तौर तरीके पर सवाल उठाए जाने के बाद अब विपाड और बासा आमने सामने हैं। प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर को मिलिट्री की तर्ज पर ट्रेनिंग देने का बासा ने आरोप लगाया था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और यहां पर बीआईपीएआरडी की ओर से अब ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द कर प्रेस रिलीज जारी कर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया है, जिसे लेकर बासा अब आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। हमारे पदाधिकारी राज्य के सभी तबकों के साथ, सभी सेवा के पदाधिकारियों के साथ भाईचारा का व्यवहार रखते हैं। कोई भी तरह का जो आरोप लगाया गया है, बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हम लोग उसका खंडन करते हैं और इसका विरोध करते हैं। हम लोग आगामी 2-3 दिनों में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाकर इस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई का निर्णय लेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुला अधिवेशन 11 दिसंबर को एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के मुताबिक इस अधिवेशन में पूरे देश से पार्टी के 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आज जेडीयू ऑफिस में दोपहर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। ये हमारे लिए, बिहार इकाई के लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद का बैठक हो रही है, बिहार में खुला अधिवेशन हो रहा है। इसके लिए हम लोग को लिए गौरव की बात है। हम लोग पूरे अपने तरफ से जो है इसको भव्य शानदार बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे जो इंटरनेशनल, जो हमारे नेशनल स्तर के जो लीडर हैं, उनसे उस संबंध में जो है रणनीति के संबंध में, चाहे जो भी नेशनल इशू है उस संबंध में आप जानकारी लीजिए। बिहार में ठंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बात गोपालगंज की करें तो यहां चौक चौराहे पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में जो ठंड है उसका प्रकोप बढ़ गया है। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो है चौक चौराहों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीर है गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक की, जहाँ पर लोग जो है अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट होने की संभावना है। ऐसे में जो लोग हैं वो ठंड से बचाव के लिए जो गर्म कपड़े वो पहन कर निकले और एहतियात तौर पर सावधानी बरते। कुछ लोग हैं, ठंड पहले से थोड़ा बढ़ गया है। हाँ जी, ठंड पहले से कुछ बढ़ गई है ना, और ये अभी ठंड से बचने की ज़रूरत है। सभी लोग, खास करके बुजुर्ग जो हैं उनको बचने की ज़रूरत है। थैंक यू। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ठंड बढ़ गया थोड़ा सा पहले से। हाँ सर, पहले से तो ठंड बहुत बढ़ गया है। सावधानी बरतना चाहिए, पूरा अपना कपड़ा पहन के निकले और आगे तापते रहे। तो जो लोग हैं वो ठंड में लिहाजा सावधानी बरत रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में खासकर सावधानी बरतें, चूँकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में ठंड का प्रकोप और ही बढ़ने की संभावना जताई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नवादा जमुई स्टेट हाईवे का निर्माण कई महीने से रुका हुआ था, लेकिन न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब स्थानीय प्रशासन और निर्माण कंपनी हरकत में आ गई और सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोग न्यूज 18 की तारीफ कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरह से नवादा और जमुई के बीच में बनने वाले स्टेट हाईवे पर निर्माण कंपनी के द्वारा काम को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण रोड जहां तहां टूटे हुए पड़े थे और उसी टूटे फूटे रोड पर लोग आवागमन कर रहे थे और इससे कई प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं भी होती थी। खबर को हमने गंभीरता से चलाया और लोगों की समस्याओं को हमने दिखाया और खबर का असर ये हुआ है कि आज निर्माण कंपनी के द्वारा काम को फिर से शुरू कर दिया गया है। नवादा के कादिरगंज से ये जमुई के तक इसे 75.1 किलोमीटर की कुल दूरी तक इस रोड को बनाया जाना है और आज काम फिर से शुरू हो गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंपनी ने फिर से काम को शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे जो जितने भी जो भूखंड जो छूटे हुए थे, जो
शेष बचे हुए थे उस पर फिर से कंपनी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। आप देखिए इस बार निर्माण कंपनी जो काम को बंद कर दी थी वो फिर से इसे चालू कर दी है। चल रहा, कंक्रीट का भी काम चल रहा है, पिचिंग का भी चल रहा है, सब काम चालू है, नाली का भी काम चल रहा है। कहाँ ये हो रहा है? ये अपना नवादा से जम्मू तक 54 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर अभी बन चुका है? अभी कंप्लीट है सर, काम से चल ही रहे हैं। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए खबर को प्रमुखता से दिखाई और खबर का असर ये हुआ है कि सड़क निर्माण का काम जो है अब फिर से शुरू कर दिया गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भव्य शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। उससे पहले NMACC की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉन्च किया गया। इस बेहद खास मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने नाम पर मुंबई के दिल में अपनी तरह के पहले लैंडमार्क यानी NMACC को लेकर अपना विजन शेयर किया। इस मौके पर ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां नीता अंबानी के समर्पण का जिक्र भी किया। अक्टूबर 2022 में ईशा अंबानी ने कला के लिए अपने मां के प्रेम के सम्मान में NMACC के निर्माण का ऐलान किया था।